This is IC01. What is the mission of IRDA? IRDA, it's a regulator for whole insurance industry, including life, general, and health insurance. IRDA was created in 1999, and IRDA's main object is to administer Insurance Act, that is Insurance Act 1938, to regulate, promote and ensure the orderly growth of insurance industry. Why? Because if it grows in a haphazard way, अगर वो इधर उधर कुछ भी तरीके से अगर वो ग्रो करती है इंश्योरेंस इंडस्ट्री, तो पॉलिसी होल्डर्स के लिए वो अच्छा नहीं होगा. क्योंकि अगर छोटी सी कंपनी बहुत सारी रिस्क एक्सेप्ट कर ले और उसको क्लेम देने के लिए पैसे ना हो, तो इस ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है. ग्रोथ सिस्टमेटिक होना चाहिए, प्रीमियम बराबर कैलकुलेट होना चाहिए और इतना प्रीमियम हो कि उससे क्लेम्स हम आसानी से दे सकें. इसलिए ये ज़रूरी है कि जो कंपनीज़ हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी कैपिटल जितनी है उस हिसाब से ही रिस्क एक्सेप्ट करें, उससे ज़्यादा नहीं करें. तो IRDA का यह मिशन है कि वो कंपनीज़ को रेगुलेट करे, प्रमोट करे और इंश्योर करे कि वो ऑर्डरली ग्रोथ करें. ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी बाद में क्लेम देने की कैपेसिटी नहीं होगी. इसलिए जितनी उनकी कैपिटल है उस हिसाब से ही वो प्रीमियम अंडरराइट करें. यह IRDA का मिशन है. टू एक्ट एज लाइसेंसिंग अथॉरिटी, IRDA ब्रोकर के लिए, एजेंट के लिए, कंपनीज़ के लिए, सर्वेयर के लिए, TPA कंपनीज़ के लिए, सभी के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी है. एक ही अथॉरिटी है जो इंश्योरेंस से रिलेटेड सभी एजेंसीज़ को लाइसेंसिंग का कार्य करती है. एजेंट को 3 साल के लिए, ब्रोकर को 3 साल के लिए, सर्वेयर का लाइसेंस 3 साल के लिए. TPA कंपनी जो 1 करोड़ रुपए पेडअप कैपिटल के साथ शुरू होती है, जो हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम सेटल करती है, उसका लाइसेंसिंग प्रोसीजर. वेब एग्रीगेटर के लिए, आपके मार्केटिंग फर्म के लिए, सभी के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी अकेला IRDA है. उसके अलावा और कोई अथॉरिटी है नहीं. टू एक्ट एज इंडस्ट्री वॉच डॉग, IRDA का काम है कि पूरी इंडस्ट्री को वॉच करे, मॉनिटर करे, टाइम टू टाइम देखे कि उनकी सॉल्वेंसी मार्जिन प्रॉपर है कि नहीं, वो बराबर वर्क कर रहे हैं कि नहीं, वो गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, वो वहाँ पर जाके इंस्पेक्शन भी कर सकती है, स्टेटिक्स प्रॉपर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, चीटिंग तो नहीं हो रही है, ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं, ग्राहकों को सर्विस प्रॉपर मिल रही है कि नहीं, सारी चीज़ें इंक्लूडिंग ऑडिट, इंस्पेक्शन, एवरीथिंग, और उनका इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन के हिसाब से है कि नहीं, सारी चीज़ों के लिए IRDA एक्ट एज इंडस्ट्री वॉच डॉग. टू इशू गाइडलाइंस फ्रॉम टाइम टू टाइम, डायरेक्टिव्स, गाइडलाइंस. सबसे बड़ी IRDA ने जो गाइडलाइन इशू की है वो प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट के लिए गाइडलाइन है. उसकी गाइडलाइन फाइल एंड यूज़ गाइडलाइन है, जिसके अंदर कोई भी कंपनी पहले प्रोडक्ट को IRDA के साथ फाइल करेगी, IRDA उसको ओके करेगा, तभी वो मार्केट में प्रोडक्ट लाया जा सकता है. डायरेक्ट इंश्योरेंस प्रोडक्ट हम सेल के लिए मार्केट में नहीं ला सकते हैं. तो इस तरह की जो भी गाइडलाइन है, चाहे वो सर्वेयर रिलेटेड हो, चाहे वो ब्रोकर रिलेटेड हो, किसी भी इंटरमीडियरी के लिए, किसी भी इशू के लिए गाइडलाइन और डायरेक्टिव्स IRDA से ही आती हैं. इट इज़ अ कॉरपोरेट बॉडी. ये जो IRDA है वो कॉरपोरेट जैसे वर्क करते हैं, ये भी वैसे ही वर्क करता है. चेयरमैन होते हैं, फुल टाइम और पार्ट टाइम डायरेक्टर्स होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है. उसके बाद हमारे जो रेगुलेशन में 1-2 काउंसिल हैं, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल और लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल. ये भी इंश्योरेंस एक्ट के अंदर अपॉइंट की गई है अमेंडमेंट एक्ट 2015 के द्वारा.
और ये इंश्योरेंस काउंसिल हेडेड बाय चेयरमैन एंड अदर पीपल टेकन फ्रॉम इंश्योरेंस इंडस्ट्री एंड अदर इम्पोर्टेंट सेक्टर्स। तो ये इंश्योरेंस काउंसिल जो है वो टाइम टू टाइम देखती है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री कैसी चल रही है, ग्राहकों को सर्विस कैसे मिल रही है, प्रोडक्ट उनके कैसे हैं। सो वॉट एवर स्टडी और रिकमेंडेशन इनको काउंसिल्स को करना होती है, वो IRDA को और गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम रिकमेंडेशन एडवाइजेस भेजती रहती है। बेस्ड ऑन देयर एडवाइसेस IRDA अपने रूल्स में, गाइडलाइंस में चेंजेस करते हैं। तो इंश्योरेंस काउंसिल्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। इंश्योरेंस काउंसिल ओम्बड्समैन का अपॉइंटमेंट भी करती हैं और इंश्योरेंस काउंसिल इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि कैसे सिस्टमेटिक इंश्योरेंस कंपनियां काम करें। TAC जो 1968 में टैरिफ एडवाइजरी कमेटी को बनाया गया था, उसका रोल अब थोड़ा बदल गया है, क्योंकि TAC नो डाउट बहुत अच्छा काम किया जब तक टैरिफ रिजिम था। अब थोड़ा हम डी टैरिफ की ओर चले हैं। डी टैरिफ में चलने के बाद भी इंश्योरेंस कंडीशन, टर्म्स और जो ड्राफ्ट है इंश्योरेंस का, वो अभी भी टैरिफ एडवाइजरी कमेटी के द्वारा बताए गए ड्राफ्ट ही कंपनियां यूज़ कर रही हैं। अब TAC को एक और इम्पॉर्टेंट काम दे दिया गया है, उनको इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो बना दिया है। तो तमाम इंश्योरेंस कंपनीज़ के जो डाटा हैं, जो स्टैटिक्स हैं, वो इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में कलेक्ट होते हैं। वो उनको एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और उससे जो भी इन्फ्रेंसेस निकलते हैं, जो भी बातें सामने आती हैं, वो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट एजेंसीज़ को, पुलिस को और लोगों को बताते हैं, जिनसे ओवरऑल सोसाइटी का भला हो सके। IRDA को शेयर करते हैं, कंपनीज़ को शेयर करते हैं, और इंश्योरेंस इंडस्ट्री को आगे ले जाने में इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का बहुत बड़ा हाथ है। सो नाउ TAC इज़ एक्टिंग एज इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। वी सेवा के अंदर ये पुलिस और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ को भी हेल्प करती हैं। एक और जो पार्ट है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, वो है ओम्बड्समैन, लोकपाल, जो बैंक के लिए भी होता है, लोकपाल इंश्योरेंस डिस्प्यूट्स के लिए भी है। तो छोटे मोटे जो भी डिस्प्यूट्स हैं रिगार्डिंग पॉलिसी इंटरप्रिटेशन, पॉलिसी में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या कोई टर्म क्लियर नहीं है, या पॉलिसी के अंदर क्लेम नहीं मिला, कम मिला, रसीद नहीं मिली, डॉक्यूमेंट नहीं मिले, ऑल दिस डिस्प्यूट्स हम लोग जो है ओम्बड्समैन की ओर ले जाते हैं। वहाँ से हमें जल्दी डिस्पोजल मिलता है। 90 डेज़ के अंदर ओम्बड्समैन आपकी कंप्लेंट को डिस्पोज कर देता है। हर पॉलिसी में ओम्बड्समैन का एड्रेस देना कंपलसरी है। 11 नवंबर 1998 को नोटिफिकेशन के ज़रिए ग्रीवेंस रूल्स के अंदर जो ये ओम्बड्समैन की स्थापना की गई थी। आज की तारीख में 17 ओम्बड्समैन हैं, 17 ओम्बड्समैन इन द कंट्री। अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, एर्नाकुलम, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नोएडा, पटना और पुणे। तो सभी इम्पोर्टेंट सिटीज़ के लिए ये ओम्बड्समैन है। टोटल 17 है, और इनका जुरिस्डिक्शन एरिया नोटिफाई होता है। वो जुरिस्डिक्शन के लोग ओम्बड्समैन में डायरेक्ट अपनी कंप्लेंट ले जा सकते हैं। बहुत इजी और चीपर मीडियम है, सस्ता न्याय का जरिया है। कोई पेमेंट नहीं देना पड़ता है। आप अपना जो भी डिस्प्यूट है ओम्बड्समैन में ले जाकर तुरंत उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। ओम्बड्समैन में जो जजेस हैं वो 65 इयर्स तक काम कर सकते हैं। मोस्टली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं, या इंश्योरेंस के टॉप ऑफिशियल्स ओम्बड्समैन की तरह काम करते हैं। ठीक है। सो इट्स अ वेरी गुड मैकेनिज़्म फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल, और काफ़ी इससे हेल्प मिल रही है लोगों को। इसके अंदर जो है
कारपोरेट नहीं जा सकते हैं। 20 लाख तक के सभी इंडिविजुअल क्लेम डिस्प्यूट्स ओम्बड्समैन में ले जा सकते हैं, प्रोवाइडेड ये डिस्प्यूट किसी और कोर्ट में पेंडिंग ना हो, किसी और जगह जैसे आर्बिट्रेशन वगैरह में नहीं चल रहे हों, तो सीधे इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा अगर कोई क्लेम रिजेक्ट हुआ है, कम मिला है, हम सीधे उसको ओम्बड्समैन में ले जा सकते हैं। ये थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दी गई है। आई होप कि पसंद आएगी। इस तरह के और वीडियो आपके सामने रोज़ अपलोड किए जा रहे हैं, आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दीज वीडियोस। और मुझे फीडबैक भी लिख सकते हैं mohanvatnani@gmail.com, so that I can send you more videos, more question and answer on all insurance subjects. Thank you very much.